नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले यूपीएसआई के एग्जाम में आ चुके हैं। यह हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास संख्या 15 है। इससे पहले मैंने आपको 14 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 14 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 14 क्लास देख सकते हैं। तो आज की है क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर है ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, बी ऑप्शन है सीमा शुल्क, सी ऑप्शन है आयकर पर अधिभार और डी ऑप्शन आपका भूमि राजस्व। तो हमें बताना था इनमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि राजस्व। भूमि राजस्व का जो आपका कर है वो कौन वसूल करता है? वो राज्य करता है। कौन करता है? राज्य करता है, क्योंकि ये किसका विषय है? ये आपका राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय। मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें विधायी विषयों को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में विभाजित किया था। ठीक है, कौन कौन सी थी वो 3 सूचियां? पहली थी आपकी संघ सूची, दूसरी थी आपकी राज्य सूची और तीसरी थी आपकी संवृत्ति सूची। ठीक है, ये 3 सूची थी। जो आपकी संघ सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होता है? आपका केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। इसके अंदर कितने विषय है? तो इसके अंदर आपके 100 विषय है। कितने विषय है? 100 विषय। ठीक है, जो आपकी राज्य सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकार को होता है। इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? इसमें वर्तमान में है आपके 61 विषय। कितने? 61 विषय। जो आपकी संवृत्ति सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। ठीक है, इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? इसमें वर्तमान में है आपके 52 विषय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संवृत्ति सूची का हिस्सा नहीं है, मतलब संवृत्ति सूची का विषय नहीं है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ए ऑप्शन है आपका दंड प्रक्रिया संहिता, बी ऑप्शन है सशस्त्र गोला बारूद और विस्फोट, सी ऑप्शन है फौजदारी कानून और डी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सशस्त्र गोला बारूद और विस्फोट। ये आपका संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय, ना कि संवृत्ति सूची का। ठीक है जी, जो आपका दंड प्रक्रिया संहिता है, फौजदारी कानून है और भारतीय दंड संहिता है, ये किसके विषय है? ये आपके संवृत्ति सूची के विषय है तीनों। ठीक है जी, और जो आपका सशस्त्र गोला बारूद और विस्फोट था ये आपका संघ सूची का विषय था। तो हमें बताना था कि संवृत्ति सूची का हिस्सा नहीं है, मतलब संवृत्ति सूची का विषय इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खाना बदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को डैश सूचीबद्ध किया गया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संवृत्ति सूची, बी ऑप्शन है संघ सूची, सी ऑप्शन है राज्य सूची और डी ऑप्शन आपका अवशिष्ट सूची। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संवृत्ति सूची। खाना बदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को संवृत्ति सूची में सूचीबद्ध किया गया है, मतलब संवृत्ति सूची में रखा गया है। ठीक है जी, आप समझते हो भाई खाना बदोश किसको कहते हैं? खाना बदोश कहते हैं ऐसे व्यक्ति या ऐसी समुदाय जो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, मतलब अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? खाना बदोश कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, संवृत्ति सूची। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संवृत्ति सूची का एक हिस्सा है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है कृषि आय पर कर, बी ऑप्शन है शेयर बाजार और वायदा बाजार, सी ऑप्शन है दिवालियापन और
ऋण शोधन क्षमता और डी ऑप्शन है रेलवे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता ये आपका किसका विषय है, ये समवृत्ति सूची का विषय है। दिवालियापन किसे कहते हैं भाई, जो व्यक्ति या जो कंपनी ऋण देने में असमर्थ हो उसको क्या कहते हैं, दिवालियापन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास मतलब उसके ऊपर इतना ऋण हो गया है कि उसकी संपत्ति से भी अधिक ऋण उसके पास हो गया है, तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा, दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, समझ गए। जो आपका कृषि पर आयकर है ये किसका विषय है, ये आपका राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका शेयर बाजार और वायदा बाजार और रेलवे है ये दोनों आपके किसके विषय है, ये दोनों आपके संघ सूची के विषय है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका संघ सूची है इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो इसमें वर्तमान में कितने विषय है भाई, तो 100 विषय है, मतलब 100 विषय है वर्तमान में। ठीक है जी। जो आपकी राज्य सूची है इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, इसमें वर्तमान में है आपके 61 विषय। ठीक है जी। जो आपकी समवृत्ति सूची है इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो इसमें है 52 विषय। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भूमि और भवन पर कर, बी ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, सी ऑप्शन है रोजगार और बेरोजगारी, और डी ऑप्शन है श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि और भवन पर कर किसका विषय है, ये आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है जी। जो आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है और आपका रोजगार और बेरोजगारी है ये दोनों किसके विषय है, ये समवृत्ति सूची के विषय है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद है ये किसका विषय है, ये आपका है संघ सूची का विषय। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवृत्ति सूची के अंतर्गत आता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भूमि और भवन पर कर, बी ऑप्शन है पथ कर, सी ऑप्शन है वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, और डी ऑप्शन है आपका डाकघर बचत खाते। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा ये किसका विषय है, यह आपका समवृत्ति सूची का विषय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूमि और भवन पर कर और आपका पथ कर मतलब टोल टैक्स ये किसके विषय है, ये आपके राज्य सूची के विषय है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका डाकघर बचत खाते हैं ये किसका विषय है, ये आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 3 महीने, बी ऑप्शन है 2 महीने, सी ऑप्शन है 15 दिन और डी ऑप्शन है 1 महीने। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 महीने या 30 दिन। ठीक है भाई, अगर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसको संसद के द्वारा 30 दिनों या 1 महीने के भीतर अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वो क्या हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है। अगर 30 दिनों के भीतर संसद के द्वारा उसको अनुमोदन मिल जाता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी बढ़ जाती है, उसकी वैधता कितनी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी 6 मंथ मतलब 6 महीने। ठीक है जी, तो वो 6 महीने के लिए क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। अगर उसको 6 महीने से भी आगे बढ़ाना है तो फिर इन 6 महीने के भीतर भीतर उसको संसद के द्वारा फिर से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ठीक है, ऐसे ये चलते चलते आगे बढ़ता रहता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8,
संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत। बी ऑप्शन है संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। सी ऑप्शन है उपयुक्त ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों सही। क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत और संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठा होती है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना। बी ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश और पारित करना। सी ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव पेश करना और पारित करना। और डी ऑप्शन है धन विधेयक पेश और पारित करना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश करना और पारित करने के मामले में राज्यसभा के पास भी लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केवल लोकसभा में। बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में। सी ऑप्शन है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। और डी ऑप्शन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो भाई भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जा सकता है वो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है संविधान का 52वां संशोधन कानून। बी ऑप्शन है जनता के प्रतिनिधित्व का कानून। सी ऑप्शन है संविधान का 42वां संशोधन। और डी ऑप्शन है संविधान का 44वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन कानून ने विधानसभा में किसी भी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून 1985। ठीक है, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 10वीं। जिसमें दल बदल, विरोधी कानूनों का प्रावधान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा या से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? हमें यहाँ पर 4 कथन दिए हैं PQRS। हमें इन 4 कथन में से बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पर जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी योग्यता क्या है। तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी योग्यता का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के 3 में दी गई है। ठीक है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है मतलब जज होता है उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो किस में दी गई है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के 3 में दी गई है। पी वाला जो हमारा कथन है वो देखते हैं, भारत का नागरिक हो, ये बिल्कुल सही है। क्यों कथन है? कम से कम 5 वर्ष के लिए एक या अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लगातार, ये भी बिल्कुल ठीक है। आर वाला जो कथन है
किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष काम किया हो, ये भी बिल्कुल ठीक है जी। एस वाला जो कथन है, एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात है कम से कम 5 वर्ष के लिए एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, मतलब कम से कम 5 वर्ष उसने किसी भी न्यायालय में या एक से अधिक न्यायालय में लगातार जज के पद पर काम किया हो, ये भी बिल्कुल ठीक कथन है। ठीक है, ये आ जाएगा। आर वाला जो कथन है, किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष काम किया हो, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये आएगा इसमें या में। ठीक है जी। एस वाला जो कथन है आपका, एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी यहाँ में आएगा। देखो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी भी उच्च न्यायालय में उसने क्या किया हो? जज के पद पर काम किया हो, या कम से कम उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में 10 वर्ष तक काम किया हो, या एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है हमारा सही आंसर। ए ऑप्शन है पी, और या तो क्यू या आर या एस। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पी और या तो क्यू या आर या एस। ठीक है जी, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति को, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, और डी ऑप्शन है आपका विधि मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसको पत्र लिखकर? राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश के इच्छा अनुसार, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मतलब जज को हटाया जा सकता है किस प्रकार? तो वो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर, महाभियोग द्वारा। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, और डी ऑप्शन है राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है भाई? सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है अगर वह भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर है कि वह राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है अगर वह भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। तो ठीक है जी, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत की समेकित निधि से, बी ऑप्शन है राज्य की समेकित निधि से, सी ऑप्शन है भारत की आकस्मिक निधि से, और डी ऑप्शन है राज्य की आकस्मिक निधि से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत की समेकित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। पेंशन किससे दी जाती है? भारत की संचित निधि से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 23। तो भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वर्तमान में वो है आपकी 25। कितनी है? 25। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा,
बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 25। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका, यहाँ पे आएगा डैश, के सामने दायर की जा सकती है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो भाई संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में याचिका किसके सामने दायर की जाती है? वो दायर की जाती है उच्च न्यायालय के। किसके? उच्च न्यायालय के। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 60 वर्ष, बी ऑप्शन है 62 वर्ष, सी ऑप्शन है 64 वर्ष और डी ऑप्शन है 65 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 65 वर्ष। जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो कब रिटायर होते हैं? 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा या से तरीके हैं? हमें यहाँ पर 2 तरीके दिए हैं, पी और क्यू। तो जो पी तरीका है वो है सिद्ध कदाचार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। क्यू वाला जो तरीका है वो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग। ये गलत है। जो पी वाला तरीका है वो थोड़ा ठीक है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? महाभियोग से हटाया जाता है, जो प्रक्रिया होती है महाभियोग की। और किसकी सिफारिश पर हटाया जाता है? संसद की सिफारिश पर हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा पी वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में है ये। ए वाले में दिया है पी और क्यू दोनों ही नहीं, ये गलत है। बी में देखते हैं केवल क्यू, ये भी गलत है। सी में देखते हैं पी और क्यू दोनों, ये भी गलत है। डी में है पी, केवल पी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है उच्च न्यायालय और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है वो कौन है भाई? वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो भाई भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक होता है वो कौन होता है? न्यायपालिका। कौन होता है? न्यायपालिका। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका ऑप्शन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? वैसे तो न्यायपालिका है, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका ऑप्शन नहीं है, तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक को, बी ऑप्शन है भारत की आकस्मिक निधि को, सी ऑप्शन भारत की संचित निधि को और डी ऑप्शन है वित्त आयोग को। तो भाई जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते पेंशन जो दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है? वो दी जाती है आपकी भारत की संचित निधि से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत की संचित निधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 25, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 34 और डी ऑप्शन है 31। तो भाई उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कितने न्यायाधीश है? वो है आपके 34।
सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन 2019 से पहले कितने न्यायाधीश थे, तो वो थे आपके 31। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 26, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है महान्यायवादी, सी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष और डी ऑप्शन है किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल। देखो भाई, अगर राष्ट्रपति भी नहीं है अपने पद पे और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति के दायित्वों का जो निर्वहन करता है वो कौन करता है, वो करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों मतलब SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 375, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 315, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 335 और डी ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 365। तो भाई भारतीय संविधान में SC और ST के आरक्षण का जो प्रावधान है वो है आपका आर्टिकल 335 में। किस में है, आर्टिकल 335 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 335, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 कब से लागू हुए। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 4 नवंबर 1948, बी ऑप्शन है 5 नवंबर 1948, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। जो अनुच्छेद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और इससे अलग भी कुछ अनुच्छेद थे जिनको तत्काल ही लागू कर दिया गया था। इस दिन क्या हुआ था, भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, उसी समय कुछ अनुच्छेदों को तत्काल ही लागू कर दिया गया था। और संपूर्ण संविधान को कब लागू किया था, संपूर्ण संविधान को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है भाग 5, बी ऑप्शन है भाग 11, सी ऑप्शन है भाग 7 और डी ऑप्शन है भाग 22। तो भाई जो भारतीय संविधान का भाग 7 है इसको पूरी तरह हटा दिया गया है अब। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 7, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 30, लगभग हर डैश वर्षों में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति मतलब SC ST का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और डैश वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 20-20, बी ऑप्शन है 10-10, सी ऑप्शन है 15-15 और डी ऑप्शन है 5-5। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10-10। लगभग हर 10 वर्षों में, यहाँ पे आएगा 10, एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से SC और ST का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और डैश की जगह आएगा यहाँ पर 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 10-10। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ठीक है भाई, जो आपका इसका विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो मनोनयन था इसका प्रावधान क्या कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा विधानसभा में और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनयन किया जाता था उसके प्रावधान को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन जो आपका SC ST आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है आगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष डैश में क्रियान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानून की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सॉरी यहाँ पे आएगा बी।
बी ऑप्शन आपका 1951, यहाँ आएगा सी 1952 और डी ऑप्शन आपका 1956। तो भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1951 में, ठीक है, जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानून की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1951, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 32, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 1991, बी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन है 2001 और डी ऑप्शन आपका 2005। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी भाई? वो अपनाई गई थी 2001 में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2001, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 7। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की संख्या है भाई, वो कितनी है? 15 है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? हमें बताना है भाई, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप, बी ऑप्शन है दमन और दीव, सी ऑप्शन है चंडीगढ़ और डी ऑप्शन आपका पुडुचेरी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुडुचेरी। पुडुचेरी में क्या है? आपकी विधानसभा है। वैसे भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? आपकी विधानसभा है। कौन कौन से है वो? एक तो आपका पुडुचेरी हो गया, दूसरा है आपका दिल्ली और तीसरा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनके अंदर क्या है? आपकी विधानसभा है। समझ गए? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 35, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन आपका 29 जनवरी 1950। तो भाई संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। जो हमारा राष्ट्रगान है वो क्या है? जन गण मन। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 35 के 35 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 35 के 35 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।